हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये मेरे हाथ में बोर्ड का पेपर है। ये आपका 80 मार्क्स का होता है। इसमें 2 आवर्स का पेपर होता है। एडिशनल आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलते हैं। ये देख सकते हैं। इसमें देखिए, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सब पार्ट होते हैं। देखिए 5 सब पार्ट होते हैं। उसमें आपका पहला जो सब पार्ट होता है वो स्टोरी के लिए होता है। कभी कभार शॉर्ट स्टोरी आ जाता है और कभी कभार ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी आ जाता है। देखिए 2026 में आई राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी बिगिनिंग विद द वर्ड इट वाज मिडनाइट एंड द डोरबेल रैंग। तो आपको इससे स्टोरी स्टार्ट करनी है अपनी। और दूसरा, जैसे इन पांचों में से आपको कोई एक ही करना रहता है। पिक्चर कंपोजिशन जहाँ तक ट्राई करें ना करें, क्योंकि पिक्चर कंपोजिशन में आप पिक्चर देख करके कुछ और सोचेंगे और जो एग्जामिनर होगा वो कुछ और सोचेगा। तो पिक्चर ना ही करें तो बेटर है। और सेकंड ऑप्शन आपका रहता है कि एक कंडीशन दे देगा, उस पर आपको लिखना रहता है। इफ़ यू कुड चेंज वन पीरियड इन योर स्कूल टाइम टेबल, विच वन वुड यू चूज एंड वाई डू यू थिंक इट नीड टू बी चेंज एंड विथ विच सब्जेक्ट और एक्टिविटी वुड यू रिप्लेस इट। मतलब कौन सा आप एक पीरियड चेंज करेंगे और वो क्यों चेंज होना चाहिए और किसके साथ ये रिप्लेस होना चाहिए। इस पर आपको मान के चलिए 300 से 350 वर्ड लिखना है। मतलब मान के चलिए आप 2 पेज तक लिख देंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा उतना वर्ड। जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग राइटिंग होती है, तो आप लाइन के हिसाब से उतना वो कर लें, अपने हिसाब से देख लें। मान लीजिए आप 6 वर्ड लिख रहे हैं एक लाइन में और लाइन गिन लें, तो मल्टीप्लाई करके उस हिसाब से देख लीजिए। लगभग में आप उतना लिख दीजिए, लगभग में 2 पेज में हो जाता है। और तीसरा है, यू एंड योर फैमिली एंजॉइंग ईटिंग आउट, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फेवरेट रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल एंड साइट्स एंड स्मेल दैट मेक यू अट्रैक्ट टू द प्लेस, एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक ईटिंग हियर। ये डिस्क्रिप्टिव एक्सेस को कहते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको देना रहता है कि आप और आपका परिवार बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है बाहर खाना, तो आप कौन से रेस्टोरेंट, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट या फूड स्टॉल पे खाते हैं और वहाँ के कैसे साइट्स होते हैं, क्या आप देखते हैं, क्या आप स्मेल करते हैं जो अट्रैक्ट करता है, क्यों आपको वहाँ का पसंद होता है। इस पर आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है। तो ये भी टॉपिक कभी कभार जैसे 2026 में देख सकते हैं आसान आ गया है, तो इस पर भी आप लिख सकते हैं। और ये फॉर और अगेंस्ट वाला टॉपिक होता है। होमवर्क इज आर नेसेसरी एविल। ठीक है, इस पर क्या करना होता है, जैसे आप पहले स्टार्टिंग में ही आपको बता देना होता है, स्टार्टिंग फेज में ही, कि आप फॉर है कि अगेंस्ट है। डायरेक्टली आप डिक्लेयर कर लीजिए, आई एम फॉर द टॉपिक और आई एम अगेंस्ट द टॉपिक, स्टार्टिंग में ही। फिर उसके बाद आपको सब पॉइंट करके एक एक पॉइंट से अपना वो देना रहता है कि मैं फॉरी की तरफ हूँ। ठीक है, जस्टिफिकेशन देना होता है। आप ये नहीं कह सकते लास्ट में कि फॉर एंड अगेंस्ट आई एम ऑल्सो। ओके, यू हैव टू बी ओनली वन साइड, अगेंस्ट फॉर, नॉट बोथ। डोंट जंप इन बिटवीन। इफ यू आर फॉर, then only you have to give point for first give description where you are for or against, then give points, heading, and then 4 to 5 word, one paragraph for that justification. Homework is a necessary evil means you are saying homework is not necessary or not good. If you are for, you have to justify homework is not good. Okay, so you have to give points and write about that. 10 points, 5 points, how much you are paragraph writing, that includes how much you should write. Minimum to minimum you have to write 2 page for this. Then I have recommended you previously also, don't try to do this, because perception of seeing a figure from your side and the examiner side can be changed. So don't try to do this. First you have to try to write story, because it is generally to be easier. Then you can write descriptive essay, or this one is also easier sometime. Try to finish this under 30 minutes
as it is also written on top. I will also tell you the best way to complete the paper at last. See, this is question number 2. Question number 2 is लेटर राइटिंग. ठीक है, लेटर राइटिंग में एक इनफॉर्मल आता है और एक फॉर्मल आता है. जनरली फॉर्मल में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं. जैसे अगर आप फॉर्मल लिखते हैं तो उसमें सब कुछ फिक्स रहता है, टू दी और जिसमें भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड, पूरा मतलब फॉर्मेट 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है. लास्ट में रिस्पेक्टेड, थैंकिंग यू रिस्पेक्टेड, फिर आपका नाम, मतलब ये सब फॉर्मेट एकदम फिक्स रहता है. लेकिन इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल में आप जैसे ज़्यादा इसमें वो नहीं होता है, फॉर्मेट छोटा सा होता है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा बना करके लिखना होता है. तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ओपन लैंग्वेज रहता है, और इसमें आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करना रहता है, क्योंकि आप किसी ऑफिसर या किसी उससे ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं. लेकिन इसमें आप अपने दोस्त यार या किसी क्लासमेट से बात कर रहे हैं. इस वजह से इसमें आप ओपन लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं. इस वजह से इसमें मार्क्स कम कटने के वो होते हैं, क्योंकि आप पूरा प्रैक्टिस करके जाएंगे. तो फॉर्मल लेटर में जनरली बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है. तो इन दोनों में से कोई आपको एक ही करना है. सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. ये 10 मार्क्स का होता है. 20 मार्क्स का आपका एस्से था. फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जो जिसमें आपको दोनों सब पार्ट करने होते हैं. एक आपका आता है नोटिस और एक आता है ईमेल. ये भी बहुत ही जनरली आसान होता है. फॉर्मेट आप देख करके चले जाइए, उसी फॉर्मेट पे लिख लीजिए, बहुत ही आसान होता है. क्वेश्चन नंबर 4 आपका अनसीन पैसेज आता है. ये जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है. 5 मिनट में आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको एस्से कौन सा करना है. 10 मिनट्स आप रीडिंग कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा रीडिंग कर लीजिए इन पैसेज का. इसमें आप क्या कर सकते हैं, जनरली लोग कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, तो ये मेथड बहुत अच्छा होता है. जैसे इसमें दो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इसमें 2 नंबर का वो पूछ लेता है, क्या कहते हैं, मीनिंग पूछ लेता है. तो वो वर्ड हाईलाइट भी कर देता है जिसका मीनिंग पूछा है. देखिए इसमें हाईलाइट भी किया है. 2 वर्ड का जो मीनिंग पूछा है वो दोनों वर्ड का हाईलाइट भी किया है. एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री का पूछा है तो हाईलाइट किया है. तो इसमें तो अंडरलाइन करने की नहीं ज़रूरत है. लेकिन आप ये वाले जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के 4 सब पार्ट और 1 मार्क्स का 1, ये आप क्वेश्चन पहले पढ़ के, हु वॉज द न्यू टीचर ड्रेस्ड, तो आपके माइंड में रहेगा. फिर आप ये जा करके पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपके दिमाग में वो आंसर क्लिक कर जाएगा. तो लिखते वक्त आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा. तो पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर इसको पढ़ें उसी 10 मिनट्स में. ये मेरा रिकमेंडेशन है. अभी मैं लास्ट में बताता हूँ कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए बेस्ट, जिससे आपका परफेक्ट मार्क्स आ सके. इसमें क्या होता है, 2 मार्क्स का आपका मीनिंग वाला है MCQ, और 1 मार्क्स का आपका पूछता है अपोजिट ऑफ बोरिंग. इस पैराग्राफ के हिसाब से, नॉर्मल वर्ड के हिसाब से नहीं, मतलब आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे बोरिंग शब्द है कहाँ, और उसमें बताएंगे कि उस रेफरेंस में क्या है. आप नॉर्मल मत ले लीजिएगा कि बोरिंग वर्ड का पूछ रहा है. इस पैराग्राफ के सेंस में बोरिंग का मतलब क्या है, वो चेंज हो जाता है. तो 3 मार्क्स यहाँ पर हो गया, और 9 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आंसर हो गया. 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया, 2 2 2 8 और 1 9. इसको आप अपने वर्ड में लिखिए. अनसीन पैसेज का पहला रूल होता है कि सब कुछ अपने वर्ड में लिखिए. जैसे आप यहाँ से पूरा बच्चे छाप देते हैं A to Z, वो नहीं करना होता है. जैसे हु वॉज द न्यू टीचर ड्रेस, तो यहाँ जो लिखा है वो आप समझ जाइए, फिर उसके बाद अपने वर्ड में लिखिए. ही वोर अ स्ट्रिप्ड कॉटन जैकेट एंड ही हैड अ टॉवेल हैंगिंग अराउंड हिज नेक. तो इसको आप अपने वर्ड में लिखिए. एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट अगर आप छाप देंगे तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा क्वेश्चन से ले लीजिए. न्यू टीचर वॉज ड्रेस्ड वेरी गुड एंड ही वॉज वियरिंग, ऐसे करके. जैसे यहाँ का वर्डिंग सीधे सीधे मत छापिए, आप अपने वर्ड में लिखिए. देखिए स्टार्टिंग में भी दिया है कि ब्रीफली इन योर वर्ड्स. अनसीन पैसेज का यही मतलब ही होता है कि आप अपने शब्दों में लिखिए, छापिए मत उसको. और ये इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है. इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स गिव एन अकाउंट ऑन वॉट द फार्मर टॉट द चिल्ड्रन दैट डे. इसमें क्या होता है, इसमें आपका समरी पूछता है कोई एक क्वेश्चन के ऊपर. जैसे ये इसमें पूछा और ये 8 मार्क्स का आया, तो इसमें आपको क्या करना रहता है,
आपको पूरा कॉलम बनाना रहता है। कॉलम आप ऐसे बना सकते हैं, दिखाते हैं हम पेन से। देखिए आप पेंसिल से कॉलम बनाए और पूरा कॉलम बनाए। देखिए ऐसे करके कॉपी पे अपने पूरा कॉलम बनाए। 50 उसका 50 आपका वो रहा है। देखिए पूरे कॉपी पे अपने बड़ा सा कॉलम बना लें और उसमें 50 वो होना चाहिए। 5 ऐसे डिवीजन कर दें, ठीक है, और 10 लाइन रहे। समझ गए? देखिए 1 2 3 4, एक 5 डिवीजन ऐसे कर दीजिए और 10 लाइन आपका ऐसे रहे, तो 50 वर्ड हो जाएगा। ठीक है, और बीच में भी लाइन खींच दें। तो ऐसे करके होता है, मतलब आप पूरा कॉलम बनाएंगे, 5 ऐसे इस तरफ और 10 नीचे लाइन में। ठीक है, तो ऐसे करके आपका 50 वर्ड हो जाता है। तो उसमें एक्स्ट्रा वर्ड ना लिखें। 49 हो सकता है, 49 पे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 51 ना करें। आप पीछे रफ में करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने रफ में नहीं किया था, फिर भी मेरा हो गया था। मतलब आप उतना दिमाग लगा सकते हैं। पहले ही गिन लीजिए वर्ड, जो भी करिए, मतलब इसको हाफ एन आवर के अंदर ख़त्म करने का कोशिश को भी करिए। अनसीन पैसेज को भी 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स इसको भी लीजिए। कॉलम बनाने वाला आप समझ गए होंगे। और लिखे पेन से, लिखा मतलब ब्लू पेन से ही जाता है, बस वो कॉलम जो है वो पेंसिल से बनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। 4 मार्क्स का आता है। इसमें आपको 10 से बना करके ये पूरा कंप्लीट करना रहता है पैसेज। ऐसे 1 2 3 4 8 सब पार्ट होता है, इसमें कंप्लीट करना रहता है। फिर उसके बाद आता है पार्ट 2, जिसमें आपको, इसमें भी 8 सब पार्ट होते हैं। आपको प्रीपोजिशन भरने होते हैं। कुछ भी आ सकता है इसमें, विथ भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, अपॉन भी आ सकता है, अंडर भी आ सकता है। इसमें कोई भी अप्रोप्रिएट वर्ड आ सकता है। ABC हिसाब से आप नंबरिंग के हिसाब से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब MCQ जो आता है, MCQ में मैक्सिमम लोगों का होता है कि ऑप्शन सिर्फ लिखें या पूरा लिख दें। तो बोर्ड के हिसाब से तो दोनों आप कर सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन भी लिखने पे मार्क्स मिल जाता है, पूरा भी लिखने पे मार्क्स मिल जाता है। लेकिन कभी कभार कुछ लोग इतना अजीब तरीके से ABC बना देते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो पहले आप अगर, क्योंकि इंग्लिश 1 के पेपर में टाइम का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बहुत लोगों को, तो पहले आप टाइम नहीं है तो ABC लिख करके छोड़ दीजिए। मतलब अटेम्प्ट करते वक्त टाइम नहीं है, प्रेशर बन रहा है, तो आप ABC करके छोड़ दीजिए, ऑप्शन पूरा मत लिखिए। बाद में अगर सब कुछ रिवाइज करने के बाद टाइम बचता है तो आप लिखिए। जनरली ना ही लिखिए तो भी चल जाएगा, लेकिन साफ से बनाइए ABC कि समझ में आ जाए आदमी को। और यही आप इसमें भी कर सकते हैं, 12 MCQ में। ये पार्ट 4 वाले भी MCQ में कर सकते हैं। अब पेपर का बेस्ट पैटर्न क्या रहेगा सॉल्व करने का, सबका अपना अपना होता है। मैं जनरली बता रहा हूँ जो मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 15 मिनट बफर टाइम में आप जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा ऐसे करना है 5 मिनट में, और 10 मिनट आप अनसीन पैसेज पढ़ लीजिए। उसमें क्वेश्चन पहले पढ़िए, बाद में आकर के अनसीन पैसेज पढ़िए, उससे बेनिफिट मिलता है। फिर उसके बाद स्टार्ट करते ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप तुरंत डिसाइड कर लीजिए कि इनफॉर्मल करना है कि फॉर्मल करना है। जनरली फॉर्मल ही करना चाहिए। तो फिर इसके बाद आप ये 15 मिनट्स में कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 नोटिस और ईमेल आपका आधे घंटे के अंदर हो जाता है। ये दोनों आपका आधे घंटे के अंदर हो गया, 15 मिनट के अंदर ये हो गया। ये पूरा फॉर्मेट बेस है, तो आपको 10 और 10 नंबर 20 नंबर डायरेक्टली अच्छे से मिल जाएगा। फॉर्मेट आप पूरा अच्छे से याद करके जाइए और प्रैक्टिस लिख करके जाइए। फिर उसके बाद आप अनसीन पैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आप रीड कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर इसमें लगेगा। आधे घंटा इसमें, आधे घंटा इसमें, 15 मिनट इसमें, 1 घंटा 15 मिनट। और फिर उसके बाद आप ग्रामर कर सकते हैं। ग्रामर 15 मिनट में कर लीजिए। और ग्रामर अगर आप 15 मिनट में कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका आधे घंटा आपके पास एस्से का बचता है। पूरा ग्रामर अगर आप आधे 15 मिनट में कर लेते हैं तो आधे घंटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एस्से का बचता है। तो लास्ट में आप जा करके एस्से कर सकते हैं। अनसीन पैसेज 10 मिनट अगर आप रीडिंग टाइम दे दिए तो उसको 20 भी कर सकते हैं, और 15 से 20 मिनट उसको, तो लगभग 35 मिनट इसके लिए बच जाएगा। और आप 15 मिनट में ही सोच लीजिए, सोचने का समय फिर लास्ट में मत गवाइएगा। और बेस्ट लिखिए, अच्छी राइटिंग में लिखिए। इसमें
अच्छा मार्क्स मिलता है, ऐसे में अच्छा मार्क्स मिल जाता है, और टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप जनरली ट्राई करिए कि स्टोरी ही लिखने का या डिस्क्रिप्टिव एस्से लिखने का, क्योंकि फॉर और अगेंस्ट में पॉइंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपके पास वैलिड पॉइंट है तो ही इसके तरफ जाएं, और ये तो भूल करके भी ना करें। अगर आपके पास वैलिड पॉइंट है तब इसके पास जाएं, फॉर और अगेंस्ट के, कि मेरे पास 10 पॉइंट या 5 पॉइंट है वैलिड कि मैं प्रूव कर सकता हूँ मैं फॉर के लायक हूँ। ऐसे करके आप पेपर कर सकते हैं। और इंग्लिश 1 का मार्क्स क्योंकि कंपलसरी ऐड होता ही होता है इंग्लिश 1 और 2 का मीन निकाल के, इस वजह से आप इंग्लिश 1 को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अभी के हिसाब से आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आप एक वीक में कम से कम 2 एस्से लिख रहे हैं और 2 अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, नोटिस ईमेल साथ में कर रहे हैं। और टोटल इंग्लिश की जो आपकी मैक्सिमम ICSE स्कूल में वही इंग्लिश की बुक लगी है, तो आप उससे टेस्ट पेपर लगा रहा है, मतलब उसका ग्रामर का पोर्शन कर रहे हैं, और उसी से नोटिस ईमेल और एस्से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कम से कम वीक में 2 एस्से और अनसीन पैसेज करिए अभी से, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश 1 की चेकिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है ICSE में, और मार्क्स जैसा कि मैंने बताया कंपलसरी ऐड होता ही होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और ऐसे ही गाइडेंस की वीडियो आती रहेगी। देन टेक केयर, बाय बाय।